किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, लगातार हमारी सरकार का यह प्रयास है कि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके और इसी संदर्भ में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सहकारिता से आप आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। महिलाओं ने खेती के हर काम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। उनकी ये कार्य क्षमता कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को बतलाती है। कृषि में महिलाओं का योगदान यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि फसल कटाई के बाद उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। महिलाएं घरेलू व व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के खाद्यान्न का रखरखाव बेहतर ढंग से करती आई है, जैसे मिर्च का अचार, आम का अचार, आंवले का मुरब्बा। इसी तरह सब्जियों में गाजर, मूली, कटहल का अचार बनाकर भी मूल्य संवर्धन कर घर में खाद्यान्नों को बहुउपयोगी बनाती आई है। यदि इस काम को व्यावसायिक रूप से दिया जाए तो उत्पाद का स्वाद और मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। उत्पाद का रूप परिवर्तित करने में मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन छोटे स्तर पर इस काम को महिलाएं अपने हाथों से बखूबी निभाती आई है। यदि उनके इस काम में पहल करके सहायता की जाए तो हुनर को और निखारा जा सकता है। महिलाओं के लिए सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर महिलाओं के हुनर को और निखारा जा रहा है, जिसमें महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के तहत उत्पाद बनाना, लेबलिंग और मार्केटिंग सब कुछ सिखाया जाता है। भारत खाद्य प्रसंस्करण तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भूमिका शामिल है। महिलाएं समूह बनाकर, गीत गाकर और काम को आनंदित होकर करती है। उनका ये हुनर खाद्य प्रसंस्करण तक ही सीमित नहीं रह जाता है। कुछ महिलाएं फूलों की खेती करके भी लाभ कमा रही हैं, जिसमें फूलों की माला बनाना व इत्र बनाना शामिल है। बेहतर प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं कट फ्लावर तैयार करने, गुलाब जल, गुलकंद इत्यादि बनाने का काम भी छोटे पैमाने पर कर रही हैं। इसके अलावा दुग्ध उत्पादों में भी महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही है। दूध से दही, खोया, पनीर और कई प्रकार के मिष्ठान भी महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। NCUI हर साल करीब 150 ऐसे कार्यक्रम चलाता है, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे प्रशिक्षक आत्मनिर्भर बनकर आय अर्जित कर सके। इसके अलावा सरकार भी छोटी छोटी यूनिट लगाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। महिलाओं द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी योगदान दिया जाता है। फार्म पर तैयार उत्पादों को थाली में जाने से पहले इनके द्वारा संवर्धित कर उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है। यदि छोटे छोटे समूह बनाकर उनके उत्पादों को महिला हाट या अन्य प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए तो उन्हें अपने उत्पाद का सही बाजार दाम मिल सकेगा। इसके लिए देश में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के आधार पर पंजीयन करवाकर ज्यादा से ज्यादा संभावनाओं का पता करके एक कड़ी में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए देश में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के आधार पर पंजीकरण करवाकर ज्यादा से ज्यादा संभावनाओं का पता करके एक कड़ी में जोड़ा जा सकता है। इस तरह प्रचार के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही जो उत्पाद कम मात्रा में बनाए जाते हैं, उनका उत्पादन महिलाओं द्वारा बढ़ाए जाने से महिलाओं की आर्थिक दशा में सुधार होगा और उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर।
इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको तमाम जानकारियां देने वाले हैं गौपालन के संबंध में। किस तरह से आप गौपालन कर सकते हैं और कैसे गौपालन करके अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर। 20वीं पशु गणना के हिसाब से 2019 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में गायों की आबादी 18% बढ़ी है। इस तरह इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। बढ़े हुए ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग में भी इजाफा हो रहा है। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है। ये और भी सरल हो जाता है जब किसान अपने खेतों में हरा चारा या फसल अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। पशुपालक अच्छे मुनाफे के लिए विदेशी गाय पालन में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो देसी गाय से भी बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। गाय पालन का काम हमने 1996 से शुरू किया है। लगभग 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरे पिताजी ने शुरू किया था और उस समय मैं उनका सहायक था। अभी मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। पिताजी का आशीर्वाद भी है, पिताजी भी देखभाल करते हैं और मेरे बच्चे और मेरे भाई भी मुझे सहयोग करते हैं। मेरी पत्नी भी मुझे सहयोग करती है। अभी मेरे पास जो है ये छोटी गौशाला है। इसके अंदर गिर नस्ल की गाय है, थारपारकर है, साहिवाल है, हरियाणा नस्ल है, सिंधी नस्ल है। ये जो थार का रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है। आजकल थार का एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया है, तो वहाँ की नस्ल है। राजस्थान की मूलत, अब तो इसको राजस्थान की नस्ल बोलते हैं। बहुत अच्छी नस्ल है। ये नस्ल है जो भारत की क्या विश्व की नंबर 1 नस्ल है। ये गिर नस्ल है और विश्व में सर्वाधिक दूध का रिकॉर्ड गिर का 120 लीटर जो ब्राज़ील के अंदर हैं, वो भारत से ही वो लोग लेके गए और उन्होंने नस्ल सुधार करके 120 लीटर दूध उत्पादन उन्होंने कर लिया है, जो कि विश्व में अद्वितीय है। कुछ लोग हॉस्टन फ्रीजन को मानते हैं कि वो ज़्यादा दूध देती है, नहीं। नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है 120 लीटर का, वो गिर का है। ये साहिवाल नस्ल है। ये पंजाब की 1 नंबर की नस्ल कही जाती है भारतीय नस्ल में, देसी गाय में। ये साहिवाल का जो दूध है बहुत अच्छा होता है, गाढ़ा दूध है और गिर के बाद इसी का स्थान आता है। इसका दूध बहुत ही अच्छे फैट वाला होता है और ज़्यादा दूध दे देती हैं। 20 लीटर से ऊपर इस गाय का दूध है। हमने जो इसका उत्पादन लिया है 20 लीटर लिया है। इसका नाम है जी हरियाणा की नस्ल है ये, और इसको हिसार नस्ल बोलते हैं और नंबर 1 है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है इसको हम हिसार नस्ल कहते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। दूध भी ये 15 लीटर से ज़्यादा देती है। गौ पालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। इसके साथ साथ गायों की चराई भी अच्छी होनी चाहिए। अगर चराई अच्छी नहीं है तो पशुओं के दूध उत्पादन में बहुत फर्क पड़ता है। पशु का आहार 3 तरह का होता है, जिसमें जीवन निर्वाह उत्पादन के हिसाब से और गर्भावस्था के लिए शामिल है। जीवन निर्वाह में ऐसा आहार दिया जाता है जिसमें पशु अपनी दैनिक क्रियाएं संपन्न कर सके।
इसमें शरीर का वजन नहीं बढ़ता, लेकिन इसमें कमी करने पर पशु कमजोर हो जाता है। वहीं उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले आहार में पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह आहार के अलावा 1 किलो दाना देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाई प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाना चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। पशुपालन करते समय पशुओं के लिए आरामदायक बाड़ा होना जरूरी है। बाड़ा ऐसा होना चाहिए जो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचा सके, साथ ही हवादार भी हो। बाड़े में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे पशु आसानी से उठ बैठ सके और किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। वहीं दूसरी ओर यदि पशु स्वस्थ नहीं होगा तो उससे अच्छा दूध उत्पादन भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पशु को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंह पका, गला घोटू का टीका समय पर लगवाएं। गल घोटू का टीका समय पर लगवाएं। साथ ही रोग के लक्षण की पहचान कर तुरंत इलाज कराएं। इस कदम में सरकार पशुपालकों के साथ है। पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत करीब 13,000 करोड़ रुपए का परिव्यय करके समाधान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत करीब 1.5 करोड़ गाय व भैंस को चिन्हित कर टीकाकरण किया जा चुका है। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग समय समय पर सही मार्गदर्शन देकर पशुपालकों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने गौपालन के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपके एक ऐसे कामयाब किसान से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से आज ये मुकाम हासिल किया है और आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बने हैं। तो आइए देखते हैं आज के कामयाब किसान की कामयाबी की ये कहानी। उत्तराखंड
हरी भरी वादियों से ढका प्रदेश जिसका अपना खूबसूरत इतिहास है। यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि कभी-कभी उपज से सही उत्पादन मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असहाय हो जाते हैं। ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे थे देहरादून के देवीपुर गांव के किसान संजय चमोली। संजय ने पारंपरिक खेती से हटकर खेती करने का विचार बनाया और इस कड़ी में मशरूम की खेती की शुरुआत की। लहलहाते और हरे भरे खेत किसे नहीं भाते, लेकिन आय में इजाफा करना हो तो कुछ हटकर ही सोचना पड़ता है। देवीपुर के संजय चमोली ने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करने का विचार बनाया। इस काम को सही तरीके से करने के लिए उन्होंने गांव की महिलाओं का समूह बनाया। बेहतर परिणाम मिले इसके लिए बाकायदा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। साथ ही समूह की सभी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। इसमें संजय के 2 उद्देश्य छुपे हुए थे, जिसमें आय तो बढ़ना था ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल था। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। महिलाएं शुरू में घर से बाहर निकलकर काम करने में संकोच करती थी, लेकिन जल्द ही महिलाओं ने इस बात को समझ लिया और अभियान का हिस्सा बन गई। और आज 16 महिलाओं का समूह साथ काम करके मुनाफा कमा रहा है। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसकी ट्रेनिंग। पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जितनी भी हमारी एसएचजी ग्रुप में जितनी महिलाएं सबने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की, भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको हमारे साथ काम करना होगा और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो इसमें हमारे साथ जो महिलाएं आगे आई तो सबने जब हामी भरी तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। समाज में जैसे हमारा ग्रामीण समाज है तो थोड़ा दिक्कत इस तरह से आई कि लोगों ने कहा जैसे यार अपनी पारंपरिक फसल छोड़ के तुम इन मशरूम को उगा रहे हो, इससे क्या होगा, ये कहाँ बेचोगे, इससे कितना तुम्हें पैसा मिलेगा, अब इतने बड़े खेत में तुम्हारा बसर हो नहीं रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे कैसे तुम गुजर बसर करोगे। तो ये दिक्कतें आई शुरू में हमें। तो धीरे धीरे हमने इसको ये चैलेंज स्वीकार करिए समाज के भी कि हम करेंगे इसको। जब मन में सब महिलाओं ने हमने जब ठाना कि इसको करना है तो करना ही है। संजय ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी समूह की ताकत। और जिस अभियान में कई लोगों की मेहनत छुपी होती है वहाँ सफलता मिलना लाजमी है। हालांकि शुरू में थोड़ी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि आसपास के लोगों ने हतोत्साहित करना शुरू कर दिया, लेकिन संजय ने इसे चुनौती माना और अपने काम में जोर शोर से लग गए। हमारे द्वारा जो है ONGC से CSR फंड के तहत वहाँ पे संपर्क किया गया और उन्होंने जो है हमको यहाँ पे जो है फंड मुहैया कराया और हम लोगों ने इनको यहाँ पर इसी तरीके की जो है 10 हट बना करके यहाँ पे मशरूम का काम जो है स्टार्ट करवाया। 2-3 ही लोग पहले इकट्ठे हो पाए, फिर धीरे धीरे करके महिलाएं जोड़ना शुरू किया, फिर तब जाके 16 महिलाएं हम हुई थी इकट्ठी। तो ग्रुप बनाया, अच्छे से ग्रुप चला, काफ़ी साल हो गए ग्रुप को चलते चलते। तो ग्रुप के अंदर ही हमारे दिमाग में आया कि इसके अंदर ही कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो अच्छा है। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेती बाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5,000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है। यही वजह है कि संजय आज एक कामयाब किसान हैं। वहीं दूसरी तरफ समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार मिला। आज महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। तो
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।